मेन काम करने के हैं, फैक्ट्रियों से जहाँ से धुआं उठता है, जो वो फसलें जलाते हैं, वो जो धुआं उठता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो दुकानें बंद करने से, स्कूल बंद करने से ये इस तरह तो स्मोक कम नहीं होगी। ये जो 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, ये नहीं करने चाहिए। इससे बेहतर है कि आप फैक्ट्रियां बंद करें, या कोई और कुछ करें। ऐसे अवाम को बहुत नुकसान हो रहा है। लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, मर रहे हैं। जो हार्ट पेशेंट है, जिनको सांस का मसला है, वो फिर आपको पता ही है जो हो रहा है आजकल। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हुकूमत जो है वो इस तक कुछ भी आवाम के लिए कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही यार। इसके लिए तो ये होना चाहिए, पहले तो हम सबको तौबा करना चाहिए, ताकि जो भी हालात आते हैं हमारा अमाल के ऊपर आते हैं। और फिर हमारा गवर्नमेंट का भी हक बनता है यार, कम से कम वो नज़रसानी फरमाए, लोगों को ख्याल करे, इसके लिए कुछ ख्याल करे। कुछ अल्लाह ने ताकत दिया तो कुछ न कुछ अख्तियार करे तो अच्छी बात है। जहाँ पे जाएं वो रात को 8 बजे के बाद लाइटें बंद करके दुकान के अंदर सब काम हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस आती है, अपने पैसे लेती है, निकल जाती है। तो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, जो पंजाब के CM साहब हैं जो मोहतरमा, वो तो बाहर सैर सपाटे कर रही हैं। तो इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? यहाँ पे अदालतें रोज़ हुक्म देती हैं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई। अदालतों में भी कागजी कार्रवाई जमा करवा देते हैं कि इतने हमने मुकदमे दर्ज किए, इतनी गिरफ्तारियाँ हो गई, इतनी गाड़ियाँ बंद की हैं, वो सब कागजी कार्रवाई नजर आ रही है। अगर कारोबार है नहीं, परेशानी है, महंगाई का दौर है, आवाम पिसी हुई है, कारोबार है नहीं, ऊपर से इन्होंने स्मोक कर दी है। हमारी यही गुजारिश है कि जितना हो सके गाड़ियों पे कंट्रोल किया जाए और ये भट्टे वगैरह बंद किए जाएं, और ताकि आवाम को इस मुजरत से बचाया जा सके। जी, सुकून की वजह से ना बहुत परेशानी हो रही है। सूरज 1 हफ्ता हो गया हमने देखा ही नहीं है, बच्चे बीमार हैं, हम खुद बीमार हैं। ये लॉकडाउन के मसले का हाल तो नहीं है ना, इससे कोई स्मोक तो ख़त्म नहीं होगी। 1 हफ्ते से सूरज की शक्ल नहीं देखी। अब रात को अगर वो दुकानें जल्दी बंद कराते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी यही गुजारिश है हुकूमत अपना पंजाब से कि यहाँ पंजाब में, मुल्तान में मसनूई बारिश की जाए। इसका इंतज़ाम किया जाए कि ये वक्त जब आता है, जब स्मोक आती है, उससे पहले इसका इंतज़ाम करे ना गवर्नमेंट, फिर तो इसका इतलाक हो सकता है। वरना ये तो एक ज़बरदस्ती है, लाठी चार्ज है। क्यों इंडिया से, क्यों पाकिस्तान से स्मोक उठती है ये? और तो किसी मुल्क में नहीं ऐसा मामला। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक बीमारी है, हमने खुद बीमारियाँ खुद पैदा की हुई हैं, किसी और की बीमारी पैदा की नहीं हुई। फिर हम अपने ही बंदों के ऊपर जुल्म करते हैं। किसी का कारोबार बंद करा दिया, किसी के शादी हाल बंद करा दिए, किसी के घर प्लाट में शादी हो रही है उसके ऊपर पुलिस आ गई है। ये तरीका नहीं होता। समझ तो आप गए होंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ बड़ा आसान तरीक़ा है गवर्नेंस का कि अगर जुलूस निकले तो उसे रोकने के लिए सड़क पे 2 ट्रक तिरछे खड़े कर दो और उसको रोकने की कोशिश करो। डेंगू हो तो धुआंधार स्प्रे कर दो गलियों, मोहल्लों और सड़कों पे। और अगर स्मॉग हो तो 150 गाड़ियाँ जब्त कर लो, ग्रीन लॉकडाउन अनाउंस कर दो, भारी गाड़ियों का आर्जी तौर पे शहर में दाखिला बंद कर दो। और जब अल्लाह ताला बारिश कर दे तो उसके बाद अगले अक्टूबर तक सो जाओ। ये एक मुस्तकिल जंग है जिसे हमने एक छोटी मोटी झड़प समझ लिया है और उसी तरह हम उससे निबर्द आज़मा है। फ़ोटो सेशन, वाह वाह, वोट बैंक, मीडिया की पट्टी से निकलने की अगर हो हिम्मत तो उसके बाद ही कोई दूरस प्लानिंग हो सकती है कि जो शदीद मसले हैं, आवाम की ज़िंदगी को बराह रास्त ख़तरात जिनसे लाहक़ हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। 2015 से जो स्मॉग है वो मुसलसल एक शदीद मसला है। पहले भी था 2015 से पहले, लेकिन पिछले 9 साल में इसने वबाई मरज़ की शक्ल इख्तियार कर ली है। हर इंतज़ामिया को पता होता है कि अगले साल अक्टूबर से लेके फरवरी तक क्या होने वाला है और फिर नासपा शुरू हो जाती है। हुकूमत पंजाब की CM रोड मैप फॉर स्मोक मिटिगेशन रिपोर्ट, मैं उसके कुछ आदाद व शुमार आपके सामने रखता हूँ। पता सब है लेकिन बात है करने की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को औसतन 365 दिन में से 275 दिन मुज़िर सेहत हवा में जीना पड़ता है। लाहौर में जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक के 5.5 बरस में सिर्फ 28 दिन ऐसे गुजरे हैं जिन्हें हम
बैनुल-अक़वामी मयार के एतबार से शफ़ाफ फ़ज़ा वाले दिन कह सकते हैं। हम कहते हैं और हम समझते भी हैं और हमें समझाया भी जाता है कि 30% आलूदगी भारत से आती है, मगर 70% तो हम ख़ुद पैदा करते हैं। अक्टूबर से जनवरी तक बिलखुसूस पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में आसमान नज़र नहीं आता, लेकिन इसके लिए तैयारियां तो 8 माह से जारी रहती हैं। क्लीन फ़ज़ा क्या होती है? इंटरनेशनल आलमी इदारा सेहत का जो मयार है उसके मुताबिक 0 से लेके 50 तक AQI उसको हम कहते हैं सेहतमंद हवा। 200 से ऊपर AQI इंसानी सेहत के लिए मुज़िर समझा जाता है। 300 से ऊपर AQI पे एमरजेंसी नाफिज हो जानी चाहिए। मुल्तान में 2000 AQI। मुझे हैरत है कि मुल्तान अब तक ज़िंदा कैसे है। इस तरह के मसाइल हैं जिन पे आज हम गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। हल निकले ना निकले, लेकिन गुफ्तगू तो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो अब अभी लाहौर और मुल्तान की आवाम की हम बातें सुन रहे थे, ठीक है, तो तकरीबन ये वही बातें कर रहे हैं जो कुछ साल पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और आलमी इदारा सेहत की भी एक रिपोर्ट आई थी कि यार गाड़ियों का है, इंडस्ट्री का है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब ये तो ग्राउंड लेवल पर है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाना चाह रहा हूँ। सैटेलाइट इमेजरी ये भी देखने के काबिल है। 31 अगस्त 2024 इसी साल, ये ऊपर है 31 अगस्त, नीचे है 10 नवंबर, 2 दिन पहले। हाँ, 2 दिन पहले की। कुछ नज़र नहीं आ रहा, ऐसे है कि किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया है सामने। अच्छा, जैसे दिल्ली और लाहौर तक का इलाका है। दिल्ली और लाहौर तक का इलाका है। जाहिर है कि आप अगर नीचे की तरफ जाएं तो जैसे अभी हम पता है हमें मुल्तान तक बात पहुंच गई है। मुल्तान और दिल्ली नाक की सीध में है और पेशावर तक भी। पेशावर की भी अगर आप AQI देखें, हरीपुर की अगर आप देखें तो वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, इस दौरान जैसे हमारे लाहौरी भाई बोल रहे थे, आपकी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आपके जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, राइट, और जो सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो हैं जिनीवा में। इलाज सुना है, इलाज है। और जाहिर है मैं मानता हूँ कि अगर आपको गले की कोई मसले हैं तो इस तरह का स्मोक तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ। बाकियों के पास जाहिर है ये फैसिलिटी नहीं है कि वो स्विट्ज़रलैंड जा सकें या वो लंदन जा सकें। अच्छा, बहरहाल वहाँ से उन्होंने हमें तसल्ली तो दी है कि जो कुछ किया जा सकता है वो कर रहे हैं। आप ही सुन लीजिए। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। लेकिन जाहिर है कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कोई ज़्यादा रीअश्योरिंग बात नहीं है, आवाम के लिए भी नहीं और माहिरीन के लिए भी नहीं। हाल में ही पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के कुछ एक्सपर्ट्स और भी क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने एक ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को कि अल्लाह के वास्ते आप कुछ कर दें, और ये हैं वो स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स जिन पर आपको पूरा आना चाहिए। तो आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में आबिद उमर साहब को। आप बानी हैं पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के। उमर साहब, आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं और जाहिर है कि आप तो सालों से, आपको मेरा ख्याल है कि हमने 2018 में पहली दफ़ा दावत दी थी जब पहली दफ़ा हम लोगों को स्मॉग का कुछ पता लगा था, उसको कवर करने लगे थे। अब तक रोड मैप भी आपने देखा है पंजाब हुकूमत का, ग्रीन लॉकडाउन्स हुए हैं, आप इनके रिस्पांस को कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में सारे जो लीगल फ्रेमवर्क है वो तो पहले से मौजूद है। ये अभी जो इस पॉलिसी में इन्होंने जो एक फ़र्क बात की है कि इस दफ़ा अब मान गए हैं कि एयर पोल्यूशन जो है हवाई, अच्छा मान गए हैं कि ये मसला है, वो एक मसला है। और जैसे पहुंच गई है, हम मान गए कि सिर्फ साल में 28 दिन हैं जो हमारे अपने मयार के हिसाब से हवा सही रहती है। तो बात सारी ये है कि जो स्मॉग कमीशन बनाया गया था, ये भी आपके पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था। ये तो 2017 से चला जा रहा है और कुछ पॉलिसीज़ तो जब ही से चली आ रही हैं। तो ये दोबारा वही पॉलिसीज़ पेश की जाती हैं हर साल। तो ऑफ कोर्स जो ये मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया है कि इसका कोई शॉर्ट टर्म सलूशन नहीं है,
तो वो तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आज भी नहीं है, और जब ये 6 साल और 7 साल और 8 साल से ये बातें चल रही हैं तो जब भी नहीं था शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। तो बात अभी कहीं आगे बढ़ना नहीं शुरू हुई है, सिवाय कि इस दफ़ा हम मान गए हैं। कुछ अरसे पहले तक तो हम कह रहे थे कि ये तो जो नंबर्स हैं ये तो नामुमकिन है, और ये दूसरे लोग क्यों कह रहे हैं कि ये हमारी फ़िज़ाई आलूदगी इतनी ज़्यादा है, ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ क्यों बातें चल रही हैं। साजिश है ये साजिश है, और साथ साथ ये कि किसने इनको अथॉरिटी दी है कि ये हमें बताएं कि हमारी हवा में ये है। तो वो बातें आजकल भी शायद चल रही हैं। कुछ लोगों के घरों पे पुलिस को भेजा गया है पूछने कि ये आप लोग जो ने ये मॉनिटर लगाया हुआ है ये क्या बता रहा है और क्यों बता रहा है। सॉरी यहाँ पे रोके। लोगों ने जिन्होंने अपने घरों पे मॉनिटर लगाए हुए हैं वहाँ पर पुलिस पहुँच के उनसे पूछ रही है कि आपने मॉनिटर क्यों लगाए हैं। ज़रूर पुलिस के साथ गुफ्तगू तो अच्छी हुई है, लेकिन ये पुलिस के क्या जुरिस्डिक्शन में आता है कि कोई क्राइम है कि पुलिस जा रही है और पूछ रही है कि आपके घरों में या दफ्तरों में या स्कूलों में ये क्या मॉनिटर लगा हुआ है। आपके इस दफ्तर में भी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका भी एक मॉनिटर लगा है, वो भी एक एनवायरमेंटल पैरामीटर बता रहा है कि अच्छा अभी एयर कंडीशनर आपका 20 या 25 डिग्री बता रहा है, तो उस पर भी वो आएंगे पूछने कि आपने ये क्यों ये आला लगा दिया है अपने पास। अच्छा, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जो बात है, आज ही एडवोकेट जनरल पंजाब है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है इसका, तो उन्होंने कहा जी कि हम लॉन्ग टर्म इक़दाम कर रहे हैं, और एक कदम उन्होंने ये बताया कि अगले साल से हम लोगों से अपील करेंगे कि वो शादियां जो हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ना करें, जनवरी तक करें। ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है उसका एक पार्ट है। मतलब इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं। एडवोकेट जनरल ये बात कर रहा है। इन्होंने साथ साथ उस पर भी बैन लगा दिया है कि वो तिक्के बोटियां ना बना करें, और पार्कों में भी नहीं लोग दाखिल हों। तो लोगों के इन पार्क में ना जाने की वजह से क्या हवाई आलूदगी। अच्छा, अगर पार्क में बच्चा नहीं जा रहा और घर में रह रहा है तो घर में क्या मुख्तलिफ हवा है? जो आम आदमी है वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि अपने घर की हवा को तब्दील करे। कि वो अपने घर के अंदर क्या एसी लगाएगा, कोई और आले लगाएगा, एयर प्योरीफायर्स लगाएगा। तो आपने जो अभी ख़त लिखा है, आपने एक 12 पॉइंट एजेंडा पेश किया है। अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि देखिए, तनकीद करना तो हम सबके लिए बड़ा आसान है, हम तो पूरे दिन यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं ना। अगर आपके पास अथॉरिटी होती, आपका स्मॉग रिडक्शन प्लान क्या होता? इसमें दो बातें हैं। पहले तो जो डिक्लेयर की जा चुकी है, इसी वजह से ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर भी आ रही है कि ये इमरजेंसी डिक्लेयर करें। फिर जो आगे मेजर्स लेने चाहिए हैं वो ऐसे लें जैसे ये वाकई इमरजेंसी है। तो उसमें हमने 3 सलूशन दिए हैं जिसकी वजह से तकरीबन 50% बेहतरी आएगी ये आलूदगी में। सबसे पहले ईंटों के भट्टे सारे बंद करा दिए जाएं पंजाब में जब तक इस इमरजेंसी से नहीं निकलते हैं। दूसरा, ये ट्रांसपोर्टेशन की चेक होना शुरू कर दी जाए और हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और तीसरा, जो कुछ हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं जो टायर जलाते हैं और प्लास्टिक जलाते हैं और वेस्ट जलाते हैं, ये लाहौर के बिल्कुल बाहर रावी रिवर के करीब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और बड़ी से मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो कहलाता है पाकिस्तान में, ये वो नहीं है, ये अनडॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री जो है। इन लोगों को फ़िलहाल बंद किया जाए जब तक हम इस इमरजेंसी सिचुएशन से नहीं निकल पाते। अच्छा, साथ साथ हमने तो कहा है कि अच्छा ये 15% ये करेंगे तो ये हवाई आलूदगी कम होगी, और सब 3 स्टेप्स में ला के तकरीबन 45% कम होगी। लेकिन अगर आप ये 2000 AQI से 1000 पे आ जाएं तो आप अभी भी हैज़र्डस कैटेगरी में ही हैं। मतलब जहर आप फिर भी 300 से ऊपर तो हैज़र्डस ही, 300 से ऊपर ही। आप कभी सोच सकते थे? मुझे याद है कि जब आप इनसे जब पहली दफ़ा हमारी बात हुई थी उस वक्त, अगर आपको याद हो, तो उन दिनों में हम ढाइया मार रहे थे कि यार 250 पे पहुंची हुई है, 300 पे पहुंची हुई है।
आप कभी सोच सकते थे, तसव्वुर कर सकते थे कि 2500 पर पहुंचेगी? अब ये मैंने फिगर्स देखे हैं, मुल्तान के फिगर आप बता रहे थे, मैंने तो गुलबर्ग की भी AQI देखी है कि वो 2500 तक पहुंच गई। जी जी, 2450 तक पहुंची थी वहाँ, और वो भी कोई ऐसे आप कह लें कि कोई ट्रैफिक वाला इलाका नहीं था, ये एक रेजिडेंशियल इलाके में हुए थे। नहीं तो जब हिरोशिमा पे बम गिरा था तो उस वक्त AQI उस लम्हे इतनी ही होनी चाहिए। वो तो फिर इससे थोड़ी ज्यादा हुई होगी, थोड़ी की ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन यार हमने कोविड का मुकाबला किया बगैर मास्क लगाए, ये और वो पतली गली से निकल लिया। हम इंशाल्लाह ये जो 2500 का AQI है इसे भी शिकस्त देंगे, पी जाएंगे इसे। हाँ, इस बात तस्लीम किया गया है कि यार हाँ, ये वाकई एक मसला है, कुछ हद तक माजी में भी किया गया था, लेकिन जो इक़दामात हम देख रहे हैं वो आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं स्टॉप गैप है। शादियां आप जनवरी में कर लें, स्कूल बंद कर लें, ठीक है, लोगों की सेहत पर शायद कम असर पड़े, लेकिन जो असल मसला है उसके हल तक शायद हम नहीं जा रहे। तो अब प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं मुनीर अहमद साहब को। आप डायरेक्टर जनरल पॉलिसी थे नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ाते हैं। मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये जो सारी डिबेट चल रही है इस वक्त मुल्क भर में और हुकूमती सतह पर कि स्मॉग से कैसे निपटा जाए, आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट में भी, पॉलिसी में भी, उसकी रोशनी में आप इन सारे इक़दामात को कैसे देख रहे हैं? जी ज़रार, थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं जब इस्लामाबाद में आज अपने घर से स्टूडियो आ रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस्लामाबाद भी एक्सेप्शन नहीं रही। इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा स्मॉग 2 दिनों से है। एक ओवरआर्चिंग चीज़ ये है कि 2011 में एक गैलप सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो अलार्मिंग चीज़ ये थी कि 54% ऑफ द पीपल थॉट दैट क्लाइमेट चेंज इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। और आपके शो में भी एक शायद जो इंटरव्यूज़ दिखाए गए थे प्रोग्राम से पहले, उसमें किसी साहब ने ये फरमाया कि ये जी खुदा हमसे बदला ले रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ ये है कि दिस should be understood that this is not an act of God, it is the human choices that we have made as individuals and as a country. दूसरी एक और चीज़ भी जो often इग्नोर हो जाती है, लेकिन जैसे हम कुछ फैसलों का इम्पैक्ट बहुत अरसे बाद आता है, जैसे 2003 में हमने CNG जो क्लीनर था उसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया और अब हमारे पास क्लीन एनर्जी नहीं है। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ा इवेंट 1960 में हुआ जब 3 रिवर्स जो पंजाब के थे उसको लेट गो कर दिया गया। हालांकि रिवर एक नेचुरल पर्सन के राइट्स हैं, न्यूजीलैंड में उसको नेचुरल पर्सन कहा जाता है। तो वो जो इम्पैक्ट हुआ कि 3 रिवर्स हमारे पास नहीं रही, तो वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। अब वाटर टेबल नीचे जाने के बाद हम उसको डीजल से पंप करते हैं और फिर एक नेचुरली एक बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम होती है और फिर वो एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और एक और चीज़ ये है कि फार्मर्स को मेरे ख्याल से अननेसेसरली ब्लेम किया जाता है कि जी वही असल कल्प्रिट्स हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिपोर्ट है इसके मुताबिक 86% जो कंट्रीब्यूशन है वो है ट्रांसपोर्ट की और फार्मर्स की ओनली 3% है। तो एक बड़ा डिसप्रोपोर्शनेट सा एक चीज़ होगी अगर सारा ब्लेम फार्मर्स के ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर इज स्टिल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ये एक और आदाद शुमार पेश करना चाहता हूँ। ये CM का रोड मैप है जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया था फॉर स्मोग मिटिगेशन। उसमें जो है वो फिगर यह है कि पंजाब सालाना 8000 किलोटन आलूदगी जो है वो फ़ज़ा में बिखेरता है। इस आलूदगी के जो मेजर रीजंस हैं उसमें 39% ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, 24% इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 11% एग्रीकल्चर सेक्टर है और 9% भट्टे, घरेलू सनत, कारोबारी मराकज़ और घर हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 15 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, इनमें से 30% लाहौर शहर में हैं। और ये जो फिगर आपने दिया है 88% का, ये बेसिकली सूबे की बजाय लाहौर का है कि 88% जो सनतें हैं वो शहर में या 20 किलोमीटर के दायरे में हैं और 10% जो फैक्ट्रियां हैं वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन्स में हैं। तो ये मिल मिला के यू आर राइट कि ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा कल्प्रेट है और उसके बाद इंडस्ट्री आता है। जी,
तो मुनीर, ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करें तो ये व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की तो बात होती है, मुझे नहीं पता किस हद तक ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदेमंद होगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, जिसमें कतरन एमिशंस डीजल और पेट्रोल इंजन्स के अगर साथ हम कंपेयर करें तो बहुत कम है। जी, आई थिंक ये बिल्कुल दैट्स द वे टू गो, लेकिन कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे ख्याल से उससे क्वांटम का अंदाज़ा होगा। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बाइक्स हैं और 2011 में ये सिर्फ 50 लाख थे, तो एटलीस्ट 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ। और ओवरऑल जो व्हीकल्स हैं जिसमें आप गाड़ियाँ, ट्रक सबको इंक्लूड कर लें तो 50 लाख गाड़ियाँ हैं, ये सारे को अब एडअप करें तो ये 3 करोड़ 50 लाख के करीब बनते हैं जो व्हीकल्स हैं, जिसमें 2 व्हीलर का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 80% है। अब इस 2 व्हीलर्स में से ज़्यादातर इनएफिशिएंट हैं और मोटरसाइकिल्स तो लोग मेंटेन ही नहीं करते। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक ये है कि तकरीबन 45% जो हम टोटल ऑयल की जो हमारा कंजम्पशन है वो मोटरसाइकिल्स ले जाते हैं। यानी अगर हम मुल्की लेवल पे देखें तो 15 अरब डॉलर का जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं उसका रफली 33% ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट का भी अगर आप 45% करें तो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का पेट्रोल हम मोटरसाइकिल्स में लगाते हैं। अब इसमें एक चीज़ शिफ्ट आ सकती है, एक चीज़ तो मेरे ख्याल से बहुत इमीडिएटली और जो डूएबल है वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे कम से कम जितनी बाइक्स हैं वो ई बाइक्स फौरी एक पॉलिसी डिसीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इदारों ने भी, कुछ आई नो कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं जिन्होंने अब अपने ई बाइक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। एंड जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, आउट ऑफ आई वुड से 2 करोड़ 80 लाख जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो सिर्फ 30,000 हैं। 35 के करीब कंपनीज हैं जो कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड हैं टू मैन्युफैक्चर बाइक्स, बट वो मैन्युफैक्चर सिर्फ 8-10 कर रही हैं। और एक रीजन तो ये भी है कि लिथियम आयन बैटरी है वो जरा एक्सपेंसिव है, सेकेंडली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कहाँ पे चार्ज करेगा। अभी जो लोग कर रहे हैं वो नॉर्मली अपने घर से वो चार्ज कर लेते हैं और इस तरह से वो काम चला लेते हैं। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या रिप्लेसमेंट बैटरी जैसे होती थी कि आप अपनी बैटरी को चेंज कर लें और दूसरी वहां से ले लें, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है। तो एक चीज जो फौरी पॉलिसी डिसीजन हो सकता है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे फेडरल एंड प्रोविंशियल जितने बाइक्स रखे गए हैं उनको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स में लाया जा सकता है। इसकी जो कॉस्ट डिफरेंशियल है वो अगर एक एवरेज बाइक अगर 1.5 से 2 लाख रुपए का आता है 70 सीसी, वी टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी जो कि 70 से 100 सीसी है, तो उसी की जो इलेक्ट्रिक बाइक होगा वो तकरीबन 2.5-3 लाख और 4 लाख भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। और क्वालिटी वुड मीन के ऐसे बाइक्स जिसको आपने एक दफ़ा चार्ज किया तो वो 10% भी अगर बैटरी रहेगी तो स्टिल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा जो लेकिन ये हो सकता है तो है हो सकता है, लेकिन जो बाइकर है इस वक्त वो माशरे का सबसे निचला तबका है, उसको सब्सिडी जब तक आप नहीं देंगे नहीं होगा, जगह जगह चार्जर नहीं होंगे और एक डेडलाइन होगी, जैसे यूरोपीय यूनियन ने डेडलाइन की है कि 2035 के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होंगी, बाकी चीजें फेज आउट। हमें भी डेडलाइन ना सिर्फ देनी पड़ेगी, बस पे अमल कराना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से मेरा ख्याल है वो ये अमल कराना पड़ेगा। यस जी।